नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी मुश्किल में बंगाल में पड़ गई हैं। ममता बनर्जी को कोर्ट से तो राहत मिली और जीत भी मिली। बुलडोजर के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में गई थी लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को जेल भेजने की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी चल रही है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर जो दर्ज हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, जो चुनाव के दौरान हुआ था। यूं कहे तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कम अपशब्द नहीं बोले हैं, लेकिन चूंकि उनकी सत्ता है, कहते हैं सैया कोतवाल तो डर काहे का, तो एफआईआर हो गया। लेकिन क्या वाकई यह एफआईआर जायज है या एफआईआर ही सिर्फ है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? हकीकत यह है कि साजिश बहुत बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को ऐसा तोड़ना चाहती है बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी फिर उठकर खड़ी न हो पाए और सत्ता का चेहरा न देख पाए। हकीकत यह है। लेकिन ममता बनर्जी के वोटरों को डराना भी चाहती है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोई खड़ा ना हो, अन्यथा जिस तरह से हुआ था बवाल, वैसे ही फिर होगा और फिर संकट आ जाएगी। अब कहीं न कहीं एक डर लोगों के अंदर है और दूसरा डर बैठा दिया, वोटर कार्ड में जिसके नाम कटे हैं, राशन कार्ड से भी नाम कटेंगे। इन बातों ने लोगों को दुविधा में डाल दिया है और चिंता में डाल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रंग ही यही है, हकीकत यह है। तो अब ऐसे महत्वपूर्ण यह तो नहीं कह सकते कि बंगाल जीत गई है भाजपा, और यह भी नहीं कह सकते कि ममता हार गई है बंगाल, क्योंकि चुनाव संदेह के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई ही निष्पक्ष न हो और सीजीआई जब यह कहता हो कि बेरोजगार जो लोग हैं वह परजीवी और कॉकरोच हैं, जिसके खिलाफ अब देश में पूरी जनता सड़कों पर उतर गई है, माफी मांगने और इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। सीजीआई सूर्यकांत शुरू से निष्पक्ष नहीं रहे, चाहे वह हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के भी जज रहे, तभी भी हिमाचल के रहे तो भी, बाकी जगहों में भी उन्होंने निष्पक्षता कभी नहीं दिखाई, सवालों के घेरे में रहे। कारवां पत्रिका ने जो उनके खिलाफ छापा है, कई करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप उनके ऊपर डाला है, लेकिन कैसे वह सीजीआई बन गए इसके बारे में भी बता रहा है। लेकिन निष्पक्ष हुआ नहीं है, इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ बार बार दिखते रहते हैं और काम वही करते हैं जो भाजपा चाहती है। उनके फैसले में भी कुछ निष्पक्षता दिखती नहीं है, पैसे लेकर जमानत देने का आरोप भी उनके ऊपर है। ऐसे में सूर्यकांत सवालों के घेरे में है और जब से बेरोजगारों को उन्होंने कॉकरोच और परजीवी कह दिया है, तो चूंकि उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, वह भी कई बार कह चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने ही उपदेश दिया राज्यसभा के अंदर, तब वह भी बोले हैं, सूर्यकांत भी बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो न्याय देने के लिए बैठाया जाता है वही अगर ऐसा बोलेगा, तब तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के अंदर एक संशय सी परिस्थिति है। चंद्रबाबू नायडू कुछ ख्वाब देख रहे हैं केंद्र में मंत्रालय का, और भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू यह चाहते हैं कि उन्हें आईटी सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर उनको दे दिया जाए, मंत्रालय दे दिया जाए और वह अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके आ जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि 7 से 8 महीने से यह तनाकसी चल रही है और नरेंद्र मोदी अमित शाह चुप है, बातचीत नहीं चल रही है और न तो इस पर वह सुनना चाहते हैं। जब भी वह बोलते हैं अनसुना कर देते हैं। इसको लेकर के बात अब बिगड़ रही है और नरेंद्र मोदी के साथ रहने से उनके वोट बैंक में कमी आ रही है, वोटरों में नाराजगी भी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार का तो अंत हो गया, अगला नंबर जो है वह ट्रायल चल रहा है एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसद होते हुए भी असहाय है। पार्टी पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कस ली है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा सबको एक तरह से खत्म कर दी है। अब बचे एकनाथ शिंदे और
चंद्रबाबू नायडू हैं तो शिंदे के कोई वजूद नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, कोने में पड़े हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू विचलित है। अब 2 साल पूरा होने के बाद कार्यकाल चंद्रबाबू नायडू का अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं। सीएम तो बनाएंगे क्योंकि उनकी उम्र भी अब हो गई, 77 साल के हो गए हैं और कार्यकाल खत्म होते होते 80 साल का हो जाएगा। तो 2029 में सत्ता नहीं आई तो उनके बेटे का भविष्य तो वैसे अधेर में लटका रह जाएगा। इसलिए उनको दिखाना भी चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की जनता देखे कि नारा लोकेश कैसी राजनीति करते हैं। तो इसके लिए अब भाजपा स्पेस नहीं दे रही, तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन विजय थलापति एक तमिलनाडु के अंदर एक नया इतिहास रख रहे हैं, हर मुख्यमंत्रियों से अलग एक मुख्यमंत्री साबित होते जा रहे हैं, बदलाव हो रहा है। भगवान न करे उनको किसी की नजर लगे, लेकिन यह राजनीतिक दल किसी अच्छे व्यक्ति को कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। तो अब इस वक्त थलापति बहुत कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और कांग्रेस से गठबंधन उनका रास आ रहा है और साउथ मिसाल बनता जा रहा है। जैसे सीएम का शपथ लेने के बाद विपक्षी नेताओं से भी जाकर के उन्होंने उनके घर और दफ्तरों में मुलाकात की। अब केरल में कांग्रेस की सरकार बनी, जिस तरह से सतीशन ने जाकर के सबसे मुलाकात की, एक अलग संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष वाले भी हमारे दोस्त हैं, विपक्ष वाले भी हमारे परिवार के हैं, वह दुश्मन नहीं है। यह नरेंद्र मोदी के लिए संदेश है कि नरेंद्र मोदी विपक्ष को जैसे दुश्मन समझते हैं। तो साउथ एक अलग दिशा में जा रहा है। उधर रेवंत रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम करके लताड़ा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था आप हमारे साथ में आ जाइए भरे मंच पर, उन्होंने लताड़ा है कि 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे हम लोग। तो एक मैदान में रण शुरू है इस वक्त। लेकिन इस देश का क्या होगा इस बीच में, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि आने वाला वक्त जो है बड़ी चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से बेरोजगारों को सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जब यह कर रहा है, बोल उसके बिगड़ रहे हैं और काकरोच परजीवी कर रहा है, तो आखिर उन युवाओं को बेरोजगार किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने ही किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि करोड़ों रोजगार छीन लिया और इस वक्त भी रोजगार छीन रहे हैं। जीएसटी में रोजगार गया, नोटबंदी में रोजगार गया, कोरोना में रोजगार गया, अब फिर रोजगार जा रहा है। जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था उसको भी ना कर दिया कि भैया घर में बैठे रहिए, हमारे पास काम नहीं है, मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर वापस लेता हूँ। और मार्केट का हाल खराब है, रुपया गिर गया, खत्म, जर्जर बन गया है एकदम। तो इस वक्त जो परिस्थितियां हैं बड़ी नाजुक है और यह पाखंड वाला हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन एक बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा यह सिस्टम जो है ना, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है और सब इकट्ठे हो गए हैं। कहते हैं ना कि 10 चोर इकट्ठे हो जाए तो फिर वो डकैत बन जाते हैं, तो वही वाला हाल हमारे देश में चल रहा है इस वक्त। किसके ऊपर भरोसा करें? न्यायपालिका का सीजीआई जो फैसला देने के लिए जाना चाहिए, वह परजीवी और काकरोच कर रहा है। तो आम जनता को कीड़ा मकोड़ा यह लोग समझते हैं, तो आम जनता अब सड़क पर आकर के इनसे हिसाब बराबर करने की बात कर रही है। अब सीजीआई दूसरे ही चक्कर में पड़ गए। यह टिप्पणी करने के बाद उसमें कुछ बच्चे थे कि तीसरी बार एग्जाम दिए थे, 3 बार के बाद उनको मौका ही नहीं मिलता। वैसे बच्चा कुछ मायूस होकर के अब अपने आप को, शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की बात चीज़ें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं जो बड़ी चिंताजनक है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और सूर्यकांत जैसे सीजीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश को बहुत फर्क पड़ता है। इस देश के जो युवा भविष्य हैं उनका भरोसा अब टूटता जा रहा है सिस्टम से। और राहुल गांधी लगातार जिस तरह से एक्टिव हैं, कांग्रेस एक्टिव है, वाकई इंडिया गठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन एक तोड़ बनाया गया था कि एनडीए के बदले इंडिया क्या नाम है कि कौन चुनौती देगा, वह इंडिया गठबंधन नज़र नहीं आ रहा है। यह बड़ी चिंता की बात है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कहना चाहूँगा कि अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन को ख़त्म करके वह यूपीए 3 फिर गठन करने जा रही है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस अब इन पार्टियों से बहुत तंग आ चुकी है। सभी क्षेत्रीय दलें सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। इसलिए अब कांग्रेस यूपीए गठबंधन 3, जो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी रही यूपीए की और 10 साल सत्ता रही, तो अब यूपीए के अंदर अलग अलग दल आने की, इसी में चंद्रबाबू नायडू भी आने के फिराक में है और वो आने के लिए सोच रहे हैं।
कांग्रेस से नज़दीकियाँ बना रहे हैं लगातार, और नीतीश कुमार को लेकर के भी अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, लेकिन फिलहाल तो उन्हें खत्म ही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब उठने देगी उनको तो एक तरह से ख़त्म कर दी है। तो इस वक्त देश की राजनीति जो है हिचकोले ले रही है और कोई एक दिशा ढूंढ रही है। वह दिशा कौन देगा? क्या कांग्रेस का यूपीए गठबंधन दे पाएगा? नरेंद्र मोदी को चुनौती कैसे देगा जब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब इसकी मोदी के गोद में बैठे हुए, तो मोदी मनमानी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश से झूठ बोल रहे हैं, पैसा लूट कर के बाहर जा रहा है, लूट के उद्योगपति बाहर लेकर के जा रहे हैं। अब अडानी का मामला, अडानी को बचाने के लिए मोदी ने देश को लूटा दिया, ये आरोप लग रहा है। तो एक अलग दिशा में देश जा रहा है और बहुत चिंता में भी डाल रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है और देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूँगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवी टेपडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।